जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के यूनिट 10 में दिए गए संस्थानों के बारे में। उससे संबंधित प्रश्नों को जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसका लगातार आज का ही हमारा नवा लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में और राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे। लेकिन स्पेशली हमारा जो लेक्चर है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट 10 में को फोकस करता है, जिसमें मानव अधिकार आयोग जो है वो अलग प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इससे संबंधित कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, जो फैक्ट्स बताए जाएंगे उनको आप नोट करेंगे और लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों, मानवाधिकार आयोग पर तो हम बात करेंगे, इसके गठन के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझें कि ये मानवाधिकार होते क्या है ना। मानवाधिकार क्या होते हैं पहले उसको समझें। मानवाधिकारों से साधारण आशा है कि मानव होने के नाते जो अधिकार आपको प्राप्त हैं वे आपके मानव अधिकार कहलाते हैं। और मानव अधिकारों के लिए 1948 में एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र जो है वो जारी किया गया था, और उस सार्वभौमिक घोषणा पत्र को 10 दिसंबर को जारी किया गया था। इसलिए हर साल 10 दिसंबर को वैश्विक स्तर पर मानव अधिकार दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। उसमें 32 धाराएं टोटल, और दोस्तों इसके तहत वैश्विक स्तर पर मानव अधिकार को लेकर, उसके संरक्षण को लेकर व्यवस्था की गई थी। और उसी के तहत ये भी आशा की गई थी कि हर देश अपने यहाँ पर मानवाधिकार आयोग बनाएगा। और उसी के आलोक में देखें तो भारत सरकार ने 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाने की कवायद की और इसके लिए एक अधिनियम बनाया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक अधिनियम बनाकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया, जो कि भारत में मानवाधिकारों की गारंटी देता है, भारत में मानवाधिकारों का संरक्षक होता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि भारत में या वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों का संरक्षक कौन है, प्रहरी कौन है, तो वो मानवाधिकार आयोग होता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। या एक और बात ध्यान रखें कि मानवाधिकार जो हैं उन्हीं में से कुछ आपको मौलिक अधिकार के तौर पर भी दिखाई पड़ते हैं। तो यहां पर आप लोगों को एक बात समझना है कि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि मौलिक अधिकार क्या है और आपके मानव अधिकार क्या है। तो मानव अधिकार ऐसे अधिकार जो आपको मनुष्य होने के नाते प्रदत्त हैं, जन्म से ही प्राप्त हैं, वे आपके मानव अधिकार हो गए। अब बात कर लीजिए आप वो ब्रिटेन के नागरिक की, कनाडा के नागरिक की, अफ्रीका के नागरिक की, या किसी भी देश के नागरिक की बात करें, सबने अपने मौलिक अधिकार मानव अधिकार हैं। लेकिन जब हम भारत में मौलिक अधिकार की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो ये ऐसे राइट्स होते हैं जो संविधान के द्वारा गारंटी प्रदत्त हैं, और इनके उल्लंघन के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अर्जी लगा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट इनका संरक्षक है। वे हमारे क्या हैं, मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार भारत में व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए प्रदान किए गए हैं। तो ऐसे अधिकार जिनको संविधान गारंटी प्रदान करता है उन्हें आप मौलिक अधिकार के तौर पर देखते हैं, जिसके बारे में भारतीय संविधान में जब हम देखें तो संविधान का जो भाग 3 है, इसमें जब आप आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों की पूरी व्यवस्था दी गई है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। जब हम संविधान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ना, तब हम इन सब चीजों पे और डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये समझा कि मानव अधिकार और मौलिक अधिकार क्या है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर है आपका 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम जो आया था 1993 का, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण
एक्ट जो है 1993 का, इसकी धारा 3 है। इसकी धारा 3 के तहत ही भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 में मानव अधिकार आयोग का गठन किया था, और ये मानव अधिकार आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। जब हम इसके स्तर की बात करेंगे दोस्तों तो याद रखेंगे ये 3 स्तर की व्यवस्था है। इसमें कहा गया है कि एक तो राष्ट्रीय स्तर पर होगा, एक राज्य स्तर पर होगा और एक जिला स्तर पर होगा। तो राज्य जिला स्तर तक इसमें व्यवस्था है। जब इसके संगठन की बात करते हैं दोस्तों तो एक आपको मिलता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक आपको वर्तमान में मिलता है राज्य मानवाधिकार आयोग, और एक मानवाधिकार न्यायालय की व्यवस्था भी, जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन यहाँ याद रखें कि जो मानवाधिकार आयोग है वो भारत में मानव अधिकारों का प्रहरी है, और ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। याद रखिएगा, बहुसदस्यीय निकाय के तौर पर आप देखते हैं मानव अधिकार आयोग को, मतलब इसमें कई सारे सदस्य होते हैं। अगर हम इसके सदस्यों की बात करें तो 1 + 5 + 7 आप इसको देखते हैं। 1 + 5 + 7 में क्या है तो याद रखिए 1 जो है इसमें आप ले सकते हैं अध्यक्ष, इसमें आप जा सकते हैं पूर्णकालिक सदस्य, और इसमें आप जा सकते हैं तो कहेंगे पदेन सदस्य। तो इस प्रकार से आपको 1 + 5 + 7 का कॉम्बिनेशन जो है वो दिखाई पड़ता है मानवाधिकार आयोग में, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, पूर्णकालिक सदस्य होंगे और पदेन सदस्य होंगे। तो इतने सदस्यों को मिलाकर एक बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर मानवाधिकार आयोग आपको मिलता है राष्ट्रीय स्तर पर। अब यहाँ अध्यक्ष कौन होगा, पूर्णकालिक सदस्य कौन होंगे, पदेन सदस्य कौन होंगे, इनके बारे में हम जैसे आगे आगे प्रश्न आएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन ये अपनी मनमर्जी से नियुक्ति नहीं करते, उन लोगों की नियुक्ति, उन लोगों को मानवाधिकार आयोग में सदस्य अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं, जिसको एक समिति नामित करती है। ये समिति जो होती है ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति होती है, जो कुछ लोगों के नाम चुनती है और वो नाम राष्ट्रपति जी को देती है, और राष्ट्रपति उन लोगों को इसमें नियुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से मानवाधिकार आयोग के लोगों की नियुक्ति होती है। अच्छा, नियुक्ति अगर राष्ट्रपति करेंगे तो हटाने का काम भी राष्ट्रपति का होता है, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देंगे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी, जिसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों एक सांविधिक संस्था है, जो संविधान में नहीं है लेकिन कानून बनाकर इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। दोस्तों पदेन सदस्य का मतलब समझ लिए, एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब क्या होता है। पदेन सदस्य का मतलब है कि कोई व्यक्ति पहले से किसी पद पर मौजूद है और उस पद पर रहते हुए वो दूसरे किसी पद पर आसीन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बोल सकते हैं कि मानवाधिकार आयोग के अगर मैं सदस्य की बात करता हूं तो कोई व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है वर्तमान में, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर भी काम कर रहा है और मानवाधिकार आयोग के सदस्य के तौर पर भी काम कर रहा है, मतलब दोनों जगह पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि वो मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी पद पर मौजूद है। तो पदेन सदस्य कौन नहीं है ये इसमें से हमें बताना है दोस्तों। तो याद रखिए कि अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये सदस्य के तौर पर शामिल होता है। टोटल पदेन सदस्य कितने हैं, टोटल पदेन सदस्य की संख्या 7 होती है, बराबर। दूसरी हम बात करें विधि आयोग के अध्यक्ष की, तीसरा है अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष इसमें शामिल होता है, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष शामिल होता है। तो अनुसूचित जाति एससी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने के लिए एससी वाला हो गया, माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनॉरिटी कमीशन का हेड हो गया, और वुमेन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वुमेन्स का हेड हो गया। यहाँ विधि आयोग वाला जो होता है वो पदेन सदस्य के तौर पर शामिल नहीं होता, तो आपका सही उत्तर होता है यही। ठीक है, अब यहाँ एक चीज को समझिए कि अध्यक्ष की अगर मैं बात करता हूं, अध्यक्ष की अगर मैं बात करता हूं, अध्यक्ष कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट जो है उसका वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस,
मुख्य न्यायाधीश को शामिल करके, या तो वो वर्तमान में हैं या फिर वो रिटायर हो चुके हैं, दोनों ही में से कोई भी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के तौर पर बनाए जा सकते हैं। ये तो हो गया अध्यक्ष। इसके बाद यहां पर होता है, ये एक हमने अध्यक्ष की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं 5 सदस्य जो पूर्णकालिक हैं। अगर हम 5 सदस्य पूर्णकालिक की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है उस व्यक्ति का जो सुप्रीम कोर्ट का, याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान में या सेवानिवृत्त जज हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर काम कर रहा है या फिर उससे रिटायर हो चुका है, एक सदस्य के तौर पर होगा। दूसरे व्यक्ति का अगर मैं नाम लूं तो दूसरा व्यक्ति कौन होगा? किसी भी राज्य का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस वर्तमान में है या सेवानिवृत्त है, इनको भी सदस्य के तौर पर लेंगे। तो 2 सदस्य हो गए। यहां पर 3 सदस्य कौन? मानव अधिकारों के जानकार, मानवाधिकारों के जानकार होंगे, विशेषज्ञ बोल सकते हैं आप, इनके पास कार्य का अनुभव होगा। तो ऐसे व्यक्ति को लेंगे 3 को। तो इस प्रकार से 3 जानकार व्यक्ति और एक हाई कोर्ट के जज जो वर्तमान में है या रिटायर हो चुके हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के जज जो वर्तमान में है या रिटायर हो चुके हैं, और जो अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। इसमें मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं। अब मैं बात करता हूं पदेन सदस्य की। जब हम पदेन सदस्य की बात करते हैं तो इसमें हम 7 सदस्यों को इंक्लूड करते हैं। अब ये जो 7 सदस्यों को आप इंक्लूड करते हैं, इसमें सबसे पहले नंबर पर तो आप ले सकते हैं कि एक तो अल्पसंख्यक आयोग, इसमें आपने ले लिया महिला आयोग, इसमें आपने ले लिया महिला आयोग के बाद एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग। देखिए एसटी, एससी, ओबीसी, महिला और अल्पसंख्यक, 1 2 3 4 5 तो ये 5 जगहों से हो जाते हैं। इसके अलावा यहां पर दोस्तों याद रखिएगा कि बाल संरक्षण आयोग भी होता है, और बाल संरक्षण आयोग के साथ साथ इसके साथ एक और नाम जोड़ दीजिए कि दिव्यांगों के लिए जो आयुक्त होते हैं, ये आयुक्त को भी आप इसमें शामिल करते हैं। तो ये 7 सदस्य जो होंगे अल्पसंख्यक आयोग के, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, दिव्यांगों के लिए जो आयुक्त होते हैं, ये सभी के सभी अपने अपने इन आयोगों के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए मानव अधिकार आयोग के सदस्य के तौर पर भी काम करते हैं। इसलिए इनको हम पदेन सदस्य के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि अल्पसंख्यक आयोग का नाम है, महिला आयोग का नाम है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग का नाम है, ओबीसी आयोग का नाम है, बाल आयोग का है, और दिव्यांग के लिए सभी का नाम है, लेकिन विधि आयोग के अध्यक्ष का नाम नहीं है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो पदेन सदस्य की सूची है उसमें भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष शामिल नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये सभी की सभी चीजें आप लोग याद करो, साथ साथ नोट करो, है ना। हम सिर्फ क्वेश्चंस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ना सिर्फ क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं, बल्कि हम पूरा मानवाधिकार का जो आयोग का टॉपिक है उस टॉपिक को ही हम एक प्रकार से यहाँ डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो ध्यान देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल की बात हुई है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात कर ली जाए या सदस्यों की बात कर ली जाए, या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात कर ली जाए, दोनों का कार्यकाल एक जैसा ही है। यहाँ 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो है वो निर्धारित की गई है। किस रूप में? मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के लिए। याद रखिएगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु है, यहां आप लोगों को ध्यान रखना है। अब 3 वर्ष प्लस 70 वर्ष का क्या कॉन्सेप्ट है? 3 वर्ष या 70 वर्ष का कॉन्सेप्ट ये, या तो आप 3 साल तक रह लीजिए या आप 70 वर्ष की आयु तक रह लीजिए। अगर कोई व्यक्ति
अगर कोई व्यक्ति 68 साल का है ना, आप जज थे, 68 साल की उम्र तक तो आप रिटायर हो चुके होते हैं जज के पोस्ट से, अब आप रिटायर हो चुके हैं जज की पोस्ट से, अब आप घर पर बैठे हैं, तभी सरकार को आपका ध्यान आता है और आपका नाम जो वो प्रपोज कर दिया जाता है किसके लिए, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए। अब आपकी इस समय उम्र 68 साल है, तो आप कितने साल उस पद पर रह पाएंगे, 200 साल, क्योंकि 3 साल अगर आप उस पद पर रहते हो तो आपका तो 71 साल हो जाएगा, तो या तो आप 70 साल तक रहेंगे या 3 वर्ष का आपका कार्यकाल पूरा करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको ध्यान रखना है। एक बात और, जो व्यक्ति 70 वर्ष या 3 वर्ष जो भी उनका पहले हो जाता है वो इस पद पर रहते हैं और यहां पर सेवानिवृत्ति हो जाती है, क्या हो जाती है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, बोलने का मतलब रिटायर हो जाते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद जब तक आप एलिजिबल हैं तब तक आप पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। मतलब यहां याद रखिएगा कि पुनः नियुक्ति यहां पर संभव है। पुनः नियुक्ति संभव होने का मतलब समझ गए, पुनः नियुक्ति तभी होगी जब आप 70 की एज पार ना कर जाएं, है ना। अगर आप 70 से ज्यादा हो चुके तो फिर आपकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। पुनः नियुक्ति कब हो पाएगी, जब आप एलिजिबल रहेंगे, मतलब 70 साल के अंदर अंदर आपकी उम्र होगी और आप जो भी योग्यताएं हैं उनके अंतर्गत आते हो, कोई निर्योग्यता आपके ऊपर लागू ना हो जाती हो, उस शर्त पे ही आप पुनः नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पाबंदी भी है। पाबंदी यह है कि अगर आपकी सेवानिवृत्ति हो गई तो ना तो आप किसी राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर सकते हैं। लाभ का पद आप धारण नहीं कर सकते, संवैधानिक पदों पर आसीन हो सकते, लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। इसके अलावा आपकी जो सेवा शर्तें होती हैं, अगर आप इस पद पर नियुक्त होते हैं तो आपकी जो सेवा शर्तें होती हैं वो सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा होता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, तो सेवा शर्तों का निर्धारण करने का काम करता है केंद्र सरकार। ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के बाद नियुक्त किया जा सकता है। याद रखिए कि अगर आपको राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के तौर पर नियुक्त करना है तो उसके लिए आपको संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेना बहुत जरूरी होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है, तो राज्य स्तर पर अगर आप बात करते हैं, याद रखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात हो रही है, तो यहां पर नियुक्ति कौन करेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की तो राज्यपाल महोदय के माध्यम से की जाती है। राज्यपाल महोदय जो होते हैं वो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। लेकिन यहां पर याद रखिए पदमुक्ति, अगर पदमुक्ति हो किसकी, राज्य मानवाधिकार आयोग की, अगर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के संदर्भ में ही बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर जो मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और हटाते भी राष्ट्रपति हैं। वैसे ही राज्य मानवाधिकार आयोग में इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का जो काम होता है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो याद रखिए राष्ट्रपति हटाते हैं। अगर पदमुक्ति होगी तो किसके माध्यम से होगी, राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से होगी। और राष्ट्रपति जी किस रूप से हटाएंगे, तो याद रखेंगे जिस प्रकार से आप राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को हटाते हैं, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को हटाते हैं, उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार से राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को भी हटा सकता है, लेकिन कौन, राष्ट्रपति। अब यहां पर यह समझिए कि राष्ट्रपति महोदय इनको हटाते हैं, आगे हम समझेंगे कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया क्या है। यहां पर क्वेश्चन ज्यादा लंबा हो जाएगा डिस्कशन, इसलिए हम लोग अगले प्रश्न में ज्यादा डिस्कशन करेंगे। अब यहां देखिए कि कहीं ना कहीं नियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन नियुक्ति करने के लिए क्या होगा, तो याद रखिए नियुक्ति जो करते हैं, नियुक्ति अगर करते हैं तो इसके लिए एक समिति होती है, सीएम जो है, सीएम के अध्यक्षता वाली एक समिति होती है।
सीएम की अध्यक्षता वाली एक समिति होती है। ये समिति जो होगी ये नाम देती है, उसी नाम वाले व्यक्ति को राज्यपाल अध्यक्ष और सदस्य के तौर पर नियुक्ति करते हैं। और जो सीएम की अध्यक्षता वाली समिति होती है इसमें मुख्यमंत्री खुद होते हैं, मुख्यमंत्री के अलावा विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं। उसके अलावा हम देखें यहाँ पर तो अगर किसी यहाँ पर देखा जाए तो जो विपक्ष का नेता होता है लोकसभा में उसको भी यहाँ शामिल किया जाता है। उसके अलावा उसमें राज्य के गृह मंत्री को शामिल किया जाता है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उस विधान परिषद का जो अध्यक्ष होगा उसको भी शामिल किया जाएगा और उस विधान परिषद में जो विपक्ष का नेता होता है उसको भी शामिल किया जाएगा। इतने लोग मिलकर सीएम के अध्यक्षता वाली समिति बनती है जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में नाम राज्यपाल जी को देते हैं। राज्यपाल उनको नियुक्त कर देते हैं उस पद पे, लेकिन जब हटाते हैं तो कौन हटाएंगे? राष्ट्रपति महोदय उसको हटाने का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें हम एक और प्रक्रिया को समझें, इसी सवाल को हम थोड़ा सा बदल लें तो देखिए यहां पर आ जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में। तो यहां पर राष्ट्रीय अगर शब्द होता तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते तो नियुक्ति कौन करता? राष्ट्रपति करता। और राष्ट्रपति नियुक्ति करते लेकिन किसके परामर्श पर करते? तो याद रखेंगे पीएम की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर। पीएम की अध्यक्षता वाली समिति के सिफारिश पर ही राष्ट्रपति महोदय जो होंगे वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते। अब इसमें कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री जी तो होंगे क्योंकि ये अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा इसमें कौन होगा? इसमें होगा लोकसभा के अध्यक्ष, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें राज्यसभा के उपसभापति शामिल होते हैं। तो राज्यसभा के ना राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। इसके अलावा कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा हम अगर यहां बात करें तो नेता विपक्ष लोकसभा में जो नेता विपक्ष होता है। इसके अलावा राज्यसभा में नेता विपक्ष, इन लोगों की पूरी समिति बनती है और इस समिति के सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति के पास मौका होता है कि वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कर दिए। समिति के सभी सदस्यों को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य को हटाने की बात हो जाए तो अब हम इसमें पूरी प्रक्रिया समझ लेते हैं ना। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हों या राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, उनको हटाता कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास हटाने का आधार क्या है? आधार नंबर एक यह है कि पता चले कि कोई व्यक्ति बीमार हो चुका है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति इतना बीमार हो चुका है कि राष्ट्रपति जी को भरोसा हो जाता है कि अब इस पद पर काम कर नहीं कर सकता, इसलिए उसको हटा देंगे। नंबर दो कि कोई बैंक उसको दिवालिया घोषित कर दे, करप्ट घोषित कर दे कोई न्यायालय, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाता है। तीसरी कंडीशन यह है कि किसी न्यायालय ने किसी केस में उसको सजा दे दी है, अगर वो सजा याफ्ता है तो भी उसको हटाया जा सकता है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि एक और आधार है संवैधानिक कदाचार के आधार पर। लेकिन जब कदाचार का मामला होता है तो राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट की जांच के लिए रिपोर्ट भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद अपनी रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति महोदय अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का निर्णय लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है हटाने के संदर्भ में। अब मैंने ये कहा था आप लोगों को कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को भी इसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को हटाया जाता है, और राष्ट्रपति हटाते हैं। तो जब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को हटाया जाएगा तो ये पूरी प्रक्रिया फॉलो की जाती है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा विशेष तौर पर। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई किसकी? नियुक्ति की और हटाने की। जब भी त्याग पत्र देंगे तो राष्ट्रपति को ही देंगे, याद रखेंगे। लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष सदस्य होंगे वो त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसकी है?
ये राज्यपाल की शक्ति है, क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात हो रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात होती तो यहां पर राष्ट्रपति उत्तर आ जाता। अगला प्रश्न है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में मानव अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटीकृत अथवा अंतरराष्ट्रीय संविधाओं में समाविष्ट तथा भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय व्यक्ति के अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है? तो धारा 12 का क्लॉज घ, ये आपका सही उत्तर है कि मानव अधिकारों को किस प्रकार से परिभाषित किया गया। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष देते हैं? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आया है। कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देते हैं? राज्य मानवाधिकार आयोग राज्यपाल को देते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रपति को देते हैं। अगर राज्य मानवाधिकार आयोग का केस है तो राज्य विधानमंडल में, जो राज्य विधानमंडल होता है, यहां पर उस प्रतिवेदन को रखवाया जाता है, इस पे चर्चा होती है। और केंद्र का अगर हो तो संसद में उसको रखवाया जाता है, उस पे चर्चा होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रतिवेदन राज्य का राज्यपाल को और केंद्र का राष्ट्रपति को दिया जाता है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखिए 13 सितंबर 1995 को राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत धारा 21 जो है उसके तहत जो राज्य मानव अधिकार आयोग गठित करने की बात की गई, उसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 13 सितंबर 1995 को राज्य मानवाधिकार आयोग बनाया था। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि राज्य मानवाधिकार आयोग गठित किया जाता है कौन सी धारा? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग को गठित करने का प्रावधान है। और इसी के अंतर्गत 13 सितंबर 1995 को मध्य प्रदेश ने राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया, जिसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो पर्यावास भवन में है। ये पर्यावास भवन कहाँ है? ये है भोपाल में। तो भोपाल के पर्यावास भवन में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का जो मानव अधिकार आयोग है ये भी बहुसदस्यीय है। इसके बहुसदस्यीय होने का मतलब है एक इसमें अध्यक्ष होता है और इसके अलावा 2 इसमें अन्य सदस्य बोल सकते हैं। तो 2 अन्य सदस्य के साथ एक अध्यक्ष को मिलाकर 3 सदस्यीय संस्था मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के तौर पर गठित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम पूरे भारत में बात करें दोस्तों तो हमें वर्तमान में 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ पूरे 36 इकाई हमें देखने को मिलती है भारत में। इनमें से केवल 26 जगह हम देखें तो राज्य स्तर पर मानव अधिकार आयोग बनाए गए हैं। अगर हम मध्य प्रदेश के मानव अधिकार आयोग की बात करें दोस्तों तो इसका एक ध्येय वाक्य भी निर्धारित किया गया है। कहा गया है कि हम सब बराबर बराबर हमारे अधिकार। तो क्वेश्चन में अगर आ जाए कि मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का ध्येय वाक्य क्या है? हम सब बराबर बराबर हमारे अधिकार जो है वो मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का ध्येय वाक्य है। एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य होते हैं। पर्यावास भवन भोपाल में इसका मुख्यालय है। गठन 13 सितंबर 1995 को किया गया था। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्न परिस्थितियों में हटाया जा सकता है यदि वो दिवालिया घोषित हो जाए किसी कोर्ट के माध्यम से, मानसिक व शारीरिक रूप से बीमार हो जाता है तो, कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर, किसी न्यायालय द्वारा दोषी करार देने पर। इन सभी की सभी स्थितियों में अगर राष्ट्रपति जी को विश्वास हो जाता है कि इसमें से कोई कंडीशन बन रही है तो राष्ट्रपति जी राज्य मानव अधिकार आयोग हो या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उनके अध्यक्ष को हटा सकते हैं। अब यहाँ पर कदाचार वाला जो सेक्शन है इसको मैंने पहले बताया, एक बार फिर समझ लीजिए। अगर कदाचार वाला सेक्शन लगता है तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए राष्ट्रपति आदेश देते हैं और इस जांच की जो रिपोर्ट आती है इस रिपोर्ट में कहा जाएगा कि यस हटा दीजिए या नो मत हटाइए। इस आधार पर यस और नो का डिसीजन लेते हैं राष्ट्रपति। अगर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हटा दीजिए, यस सब कुछ सही है, इनके खिलाफ आरोप तो हट जाएगा। अगर कह दिया आरोप गलत है, नहीं सिद्ध होते तो नो, लेकिन हटाने का काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका
मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश पर की गई कार्यवाही के संदर्भ में केंद्र सरकार को बताना अनिवार्य होता है। बिल्कुल सही है। उक्त जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार को कितना समय मिलता है? 3 महीने का समय मिलता है केंद्र सरकार को, जब भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश की बात होती है उल्लंघन की। जेल व बंदी गृहों में जाकर वहां की स्थिति का अन्वेषण करना एवं सुधार के लिए आवश्यक उपायों की अनुशंसा करना किसका कार्य है? मानव अधिकार आयोग का कार्य है। भले ही कैदी हैं, कैसा भी उन्होंने अपराध किया है, लेकिन चूंकि वो एक मनुष्य हैं तो उनका एक अलग मानव अधिकार माना गया है। तो कैदियों के भी मानव अधिकार होते हैं और उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, इसकी जांच करना भी मानव अधिकार आयोग का काम। इसलिए आपने समय समय पर सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा कि जेल में जब कैदी प्रताड़ित होते हैं, उनके लिए सही व्यवस्था नहीं होती, तो उनके मानव अधिकार आयोग का उल्लंघन का बात की जाती है और वहां पर जांच के लिए भी जाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में होने के कितने समय बाद तक मामलों की जांच कर सकता है? तो 1 साल की अवधि तक। अगर किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकार का उल्लंघन हुए 1 साल से ज्यादा का समय नहीं हुआ है तो उस मामले को मानव अधिकार आयोग सुन सकता है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने बताया कि नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाते कौन हैं? हटाने का काम करते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक उसी प्रकार से हटाते हैं राष्ट्रपति महोदय जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाते हैं। अब यहाँ पर नियुक्ति के लिए समिति की बात की थी ना मैंने, तो नियुक्ति के लिए समिति होती है सीएम की अध्यक्षता में, है ना। राज्यपाल उसी व्यक्ति का नाम नियुक्त करेंगे ना जिस व्यक्ति को सीएम की अध्यक्षता वाली समिति नाम देगी। ये जो सीएम की अध्यक्षता वाली समिति है ना, इसमें खुद सीएम तो है ही है, तभी ना अध्यक्ष कर रहे हैं। इसके अलावा बोला जाता है विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं, विधानसभा के स्पीकर को इस समिति में एक सदस्य के तौर पर चुना जाता है। इसके अलावा जो राज्य के गृह मंत्री होते हैं, उन गृह मंत्री को इसमें एक सदस्य के तौर पर चुना जाता है। इसके अलावा जो विधानसभा है का विपक्ष का नेता होता ही है ना, विपक्ष के जो नेता होता है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। अब देखिए 4 तो फिक्स हैं, लेकिन हमारे देश में हम बात करें वर्तमान में जम्मू कश्मीर में जब अभी चुनाव नहीं है, विधानसभा की व्यवस्था नहीं है, तो हम देखते हैं कि 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको विधान परिषद की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो 6 राज्य जहां पर विधान परिषद हैं, उनके जो बोल सकते हैं कि विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है सभापति वो भी होगा, प्लस यहाँ पर विपक्ष का जो नेता होगा वो भी होगा। तो ये कंडीशन है, अगर विधान परिषद है तो इन दोनों को भी शामिल करेंगे, वरना 4 तो हर राज्य में होते ही हैं। तो ये लोग उस व्यक्ति का नाम चयन करते हैं जो राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सदस्य बनने योग्य है, और वो नाम राज्यपाल को दिया जाता है जिसको राज्यपाल महोदय नियुक्त कर देते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को कौन पद मुक्त करने का अधिकार रखता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कितनी अवधि के अंदर के मामलों की सुनवाई कर सकता है? पहले ही बताया 1 वर्ष के अंदर के मामलों की सुनवाई कर सकता है। मानव अधिकारों के हनन के मामलों में तेजी से जांच करने के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 याद रख लीजिएगा। धारा 30 के तहत प्रत्येक जिले में किस निकाय की स्थापना का प्रावधान है? याद रखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 के तहत जिला बोल सकते हैं यहाँ पर मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। कहा गया है कि मानव अधिकार न्यायालय स्थापित किए जाएंगे और ये एक प्रकार से हर राज्य के जो सत्र न्यायालय होते हैं इन्हें ही आप बोल सकते हैं कि मानव अधिकार न्यायालय के तौर पर घोषित करते हैं। और ये करने का जो दायित्व होता है वो किसका होता है? राज्य सरकार का दायित्व होता है कि वो हर जिले में इसकी नियुक्ति करे, और इसके लिए वो संबंधित राज्य जो भी इसके लिए नियुक्ति कर रहा है वो अपने यहाँ जो हाईकोर्ट है उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का परामर्श लेते हैं, तभी जाकर ये व्यवस्था की जाती है। मानव अधिकार न्यायालय में संबंधित राज्य सरकार एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करती है ना, सरकारी वकील। अतः
उक्त पदाधिकारी को कितने वर्ष का वकालत करने का अनुभव होना चाहिए? तो मानव अधिकार न्यायालय में अगर आप विशेष लोक अभियोजक बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और तभी राज्य सरकार नियुक्ति करेगी आपकी। तो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार। कितना वर्ष का अनुभव होना चाहिए? 7 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए, तभी कर सकती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्रालय के प्रभारी और राज्यपाल। राज्यपाल शामिल नहीं होते, बाकी सभी शामिल होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक सदस्य में कौन सम्मिलित हैं? 3 सदस्य मानवाधिकार से संबंधित कार्य का अनुभव रखने वाले, विशेषज्ञता रखने वाले। 1 सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल सही है। 1 सदस्य उच्च न्यायालय का कोई कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तो एक तरफ उच्चतम न्यायालय का और एक उच्च न्यायालय का, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, मतलब सभी के सभी आपके सही हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? तो राष्ट्रीय अगर है तो राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति महोदय इसको संसद के पटल पर रखवाते हैं। राज्य अगर होता तो राज्यपाल को देते और राज्य संबंधित राज्य की विधानमंडल के पटल पर रखवाते। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। बिल्कुल, आयोग के सदस्य और अध्यक्ष जब तक वो योग्य हैं, मतलब वो 70 वर्ष के दायरे में जब तक आएंगे, जब तक दिवालिया नहीं होंगे, सजा नहीं हो जाएगी या बीमार नहीं होंगे, तब तक उन्हें उस पद पर पुनः नियुक्त होने की इजाजत होती है। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अध्यक्ष एवं सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं जा सकते। बिल्कुल सही, किसी भी लाभ के पद पर नहीं जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के बाद उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनकी जो सेवा शर्तें होती है उसका निर्धारण केंद्र सरकार करती है। ठीक उसी प्रकार की राज्य आयोग की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है। अब सेवा शर्तों का निर्धारण अगर राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने कर दिया अपने अपने आयोग के लिए, तो एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद पद के दौरान उस पर कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता। 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही हैं, आपके याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, मैंने अभी बताया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन से कार्य हैं? मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच करना। बिल्कुल, मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित अगर कोई मामले होते हैं उसकी जांच करना मानवाधिकार आयोग का प्रमुख दायित्व है और इसीलिए इसको बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, लोक सेवकों द्वारा किए जाने वाले मानवाधिकार हनन से संबंधित मामलों की जांच करना। बिल्कुल, मानवाधिकार का हनन लोक सेवक भी करते हैं, इसकी भी जांच मानवाधिकार आयोग करेगा। मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना, इसे प्रोत्साहित करना, ये सब काम किसके हैं? मानवाधिकार आयोग के हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य बताना है? अब देखिए, आयोग की अधिकारिता सिविल न्यायालय के समान होती है। देखिए, सिविल न्यायालय के समान होती है और प्रकृति न्यायिक होती है, याद रखेंगे। किसी प्रमाण पत्र का अन्वेषण तथा प्रकृति की जांच करने की शक्ति है। ये किसी भी आयोग को, किसी को भी बोल सकता है कि भाई आप एक काम करिए, साक्ष्य ले आइए या अपनी रिपोर्ट ले आइए, तो लाना पड़ेगा। किसी भी अदालत या कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड की जांच कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। सार्वजनिक कोई भी रिकॉर्ड है उसकी जांच, तो ये सभी के सभी अधिकार हैं किसके? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है एक एक चीज को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सीमाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आयोग उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम समय हुआ है। अगर 1 वर्ष से ज्यादा समय घटित हो चुका है तो आयोग उस मामले की जांच नहीं करता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आयोग का कार्य सलाहकारी प्रकृति का होता है, बिल्कुल सही। आयोग का जो भी काम होगा वो सलाहकारी प्रकृति का होता है और उस सलाह को अपनी वार्षिक रिपोर्ट के तौर पर केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति जी को, राज्य स्तर पर राज्यपाल को रिपोर्ट दी जाती है। अब उसमें जो सलाहकारी व्यवस्था, ये जो सलाह दी गई है, अगर केंद्र सरकार नहीं मानती है तो उसको संसद में जवाब देना पड़ेगा, राज्य सरकार नहीं मानती तो विधानमंडल में जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब राष्ट्रपति के पास केंद्र स्तर का प्रतिवेदन आएगा तो राष्ट्रपति जी उसको संसद में रखवाएंगे
और राज्यपाल के पास आएगा तो राज्यपाल उसको राज्य विधानमंडल में रखवाएंगे, तो वहां पर कारण स्पष्ट करना पड़ेगा सरकार को। क्लियर? तो सलाहकारी प्रकृति का होता है, ध्यान रखेंगे, ये भी सही है। आयोग को मानवाधिकार उल्लंघन करने वाले दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही। देखिए, ये दंड नहीं दे सकता, आयोग दंड नहीं दे सकता, इसके लिए मानव अधिकार न्यायालय बनाया गया है, और अगर आप वहां पर संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसके बाद आप ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कितनी अवधि के अंदर मामलों की सुनवाई करता है? 1 वर्ष के भीतर करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जितना केंद्र में होता है, 3 साल या 70 वर्ष की आयु तक। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार करती है। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे, हबीबुल्ला जो थे वो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र कुमार जैन, न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की पुनः नियुक्ति हो सकती है, बिल्कुल सही है। अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद आयोग के अध्यक्ष या सदस्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई नियोजन के पात्र नहीं होते, बिल्कुल कोई पद धारण नहीं कर सकते। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्तों व सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार का नकारात्मक या लाभकारी बदलाव नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सत्य है। 1, 2, 3 तीनों की तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? याद रखिए, जब त्याग पत्र सौंपने की बात आएगी तो राज्यपाल को त्याग पत्र देकर ये हट सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग की कार्य प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे एक दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। आयोग का कार्य सलाहकारी प्रकृति का है। यह किसी मामले की सुनवाई के लिए राज्य सरकार या किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी को निर्देश दे सकता, बिल्कुल सही। दीवानी बोले तो सिविल, ठीक है। सत्र न्यायालय की शक्तियां मतलब उपरोक्त सभी के सभी सही है। मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में राज्य मानव अधिकार आयोग की सिफारिश पर की गई कार्रवाई के संदर्भ में राज्य सरकार को बताना अनिवार्य है। उक्त जानकारी देने के लिए राज्य सरकार को कितना समय मिलता है? 1 महीने का समय मिलता है, याद रखेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग किसी मामले की जांच के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठा सकता है? संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने के लिए बोल सकता है। अगर राज्य में या केंद्र में कोई भी दिक्कत आई है, किसी के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो आयोग सरकार को या प्राधिकरण को यह आदेश देंगे कि तत्काल रूप से जो पीड़ित है उसको सहायता प्रदान की जाए, और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार उसको सहायता प्रदान करनी पड़ेगी। आयोग इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अथवा रिट उच्चतम न्यायालय या न्यायालय में जा सकता है, बिल्कुल जा सकते हैं ऊपर। यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश भी कर सकती है। सभी के सभी ऑप्शन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखेंगे, मानव अधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 के तहत हर जिले में की जाती है। हर जिले में सत्र न्यायालय जो होता है उसको विशेष मानव अधिकार न्यायालय घोषित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, और वहां पर अपना एक विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त करते हैं, जिसको 7 साल का वकील होने का अनुभव प्राप्त होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के परामर्श से ही कर सकते हैं। जिस राज्य में आप हाई कोर्ट बनाना चाहते हैं, मतलब मानवाधिकार न्यायालय बनाना चाहते हैं, वहां पर आप याद रखिए राज्य सरकार बनाएगी, लेकिन उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से बनाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह गैर संवैधानिक निकाय है, परंतु गैर वैधानिक निकाय नहीं है, बिल्कुल सही है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन यह संविधान के आदर्श के अनुरूप है। इसको हम सरल भाषा में सांविधिक ढांचा कह सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी, बिल्कुल। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, मतलब दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, राज्य मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में सत्य है, क्या सत्य है ये बताना है।
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाता, बिल्कुल सही। राज्यों में एक स्वतंत्र राज्य मानव अधिकार आयोग गठन करने का प्रावधान मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत किया गया और भारत में टोटल 26 राज्यों में मानव अधिकार आयोग मौजूद है, ये भी ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 13 सितंबर 1995 को हुई थी, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश का जो राज्य मानवाधिकार आयोग, उसकी स्थापना 13 सितंबर 1995 को हुई थी। तीसरा कथन है वर्तमान में 26 राज्यों में मानवाधिकारों की स्थापना की जा चुकी है, बिल्कुल सही है। 1, 2 और तीनों के तीनों कथन। अगला प्रश्न है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष राज्यपाल को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही। नियुक्ति राज्यपाल करेगा राज्य के मानवाधिकार आयोग की, त्यागपत्र भी राज्यपाल को देंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य, लेकिन हटाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति किस आधार पर, असक्षमता या साबित कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं। दोनों कथन आपके सही हो जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या कार्यरत न्यायाधीश हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होगा और वे पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार करें। मानव अधिकार आयोग की प्रकृति न्यायिक है, बिल्कुल सही। मानव अधिकार आयोग की प्रकृति न्यायिक है, इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। न्यायिक प्रकृति, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ जाएगा, और आ जाएगा तो गलत नहीं करना है आप लोगों को। यह किसी पीड़ित को राहत राशि या मुआवजा नहीं दे सकता परंतु सरकार से मुआवजे की सिफारिश करता, बिल्कुल सही। अगर कोई पीड़ित है उसको ये मानवाधिकार आयोग नहीं देता, क्योंकि इसके पास तो फंड का कोई सोर्स ही नहीं है ना। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य खुद अपने वेतन भत्तों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर निर्भर करते हैं, तो ऐसे में ये कहां से दे सकते हैं, इनका कोई अलग से फंड नहीं होता। इसलिए क्या करते हैं कि राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं उनके मामले के हिसाब से कि भाई एक काम करिए, आप इनको क्षतिपूर्ति करिए, इनके लिए मुआवजा दीजिए। तो दोनों के दोनों कथन आपके सत्य हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार करें। मानवाधिकार आयोग के पास मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु एक स्वयं का जांच दल होता है, बिल्कुल सही है। सशस्त्र बल द्वारा मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित मामले में आयोग कार्रवाई नहीं कर सकता, सरकार से केवल सिफारिश कर सकता है, ये भी सही है। मानवाधिकार आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। देखिए इसमें ऑप्शन, आयोग केंद्र या राज्य सरकार से किसी भी जानकारी अथवा रिपोर्ट मांग सकता है। यह शपथ पत्र के आधार पर गवाह को बुला सकने तथा साक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति रखता है। दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, जरूरी नहीं है। सेवानिवृत्त हो या वर्तमान में कार्यरत हो, दोनों हो सकते हैं, इसका मतलब ये गलत हो गया। इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से स्थापना है, बिल्कुल सही है। हर राज्य में लगभग ये राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से स्थापना है। इसकी शक्तियां केवल सिफारिश प्रकृति की होती, बिल्कुल ठीक है। आयोग के एक सदस्य के रूप में महिला को नियुक्त करना आज्ञा परक है, गलत बात है ये। इसका मतलब दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं। मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना, बिल्कुल सही है। जेल एवं बंदी गृहों का निरीक्षण करने की शक्ति, बिल्कुल सही है। मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना, बिल्कुल सही है। मानव अधिकारों से संबंधित मामलों में अंतिम सुनना, याद रखिए अंतिम सुनना नहीं है, अंतिम सुनने के लिए अपील कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 आपके सही होंगे, चौथा गलत होगा। 1, 2, 3 सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्न तथ्यों पर विचार करें। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा सलाहकारी प्रवृत्ति को थी, बिल्कुल सही है। आयोग को सरकार को दी गई सलाह बाध्यकारी प्रकृति को थी, जरूरी नहीं है। सरकार उस सलाह को मानती है या नहीं मानती, हाँ जब केंद्र स्तर पर रिपोर्ट संसद में रखाती है राष्ट्रपति के द्वारा तो वहां पर जवाब देना पड़ेगा सरकार को। राज्य स्तर पर रिपोर्ट राज्य के विधानमंडल पर राज्यपाल रखते तो वहां पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि स्वीकार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, स्पष्टीकरण देना पड़ता है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। आयोग को सैन्य बलों के द्वारा मानव अधिकार हनन के मामले में जांच करने की शक्ति नहीं, सेना के मामले में जांच करने की शक्ति नहीं है। आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती, बिल्कुल सही। पहला और चौथा सही है, पहला और चौथा ऑप्शन डी में है, मतलब उत्तर डी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित मामलों में शिकायतों की जांच कर सकता है? स्वप्रेरणा से कर सकता है, पीड़ित पक्ष की शिकायत पर कर सकता है, तीसरे पक्ष की शिकायत पर कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार हमें ये प्रश्न देखने को मिलता है व्यवहारिक जीवन में। हम कई सारी जगह पर देखते हैं कि लोगों के मानव अधिकार उल्लंघन हो रहा होता है और फिर कोई परेशानी में होता है, हम ये कहते हैं कि भाई हमें क्या करना है, इसके पट्टे में टांग अड़ाना, हमारा क्या मेरा क्या, इस प्रकार की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए, मानव अधिकार आयोग में अगर आप शिकायत करते हैं तो सोच लीजिए कि जो खुद पीड़ित है वो शिकायत करे तो भी सुनवाई होगी। मानव अधिकार आयोग का कोई अध्यक्ष या सदस्य जो होगा वो अगर उस मामले को देख लेता है तो वो स्वप्रेरणा से उसको सुन लेता है, और कोई तीसरा व्यक्ति जो देख रहा है वो भी इसकी शिकायत कर सकता है। तीनों की तीनों स्थिति में मामलों की जांच करता है आयोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों याद रखेंगे, जब हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहा? तो याद रखिए, न्यायमूर्ति अजय खानविलकर जो है कभी नहीं रहे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अगर मैं वर्मा जी की बात करूं तो 1999 से 2003 तक न्यायमूर्ति JS वर्मा रहे हैं। 2003 से 2006 तक देखें तो आनंद जी रहे हैं। राजेंद्र बाबू 2007 से लेकर 2009 तक रहे हैं। तो ये तीनों लोग मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन न्यायमूर्ति अजय खानविलकर बिल्कुल नहीं रहे हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया था ना, उस समय न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जो थे इनको मानवाधिकार आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने आज के इस लेक्चर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, राज्य मानवाधिकार आयोग हो या मानवाधिकार न्यायालय ही क्यों ना हो, इन तीनों की तीनों इकाइयों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। प्रश्नों की संख्या ज्यादा थी, डिस्कशन लंबा है, लेकिन हाँ, एक ही लेक्चर में आपके ये तीनों की तीनों इकाइयां अगर खत्म होती तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। लेक्चर में डिस्कशन डिटेल में किया गया है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे लोग जो वीडियोस को देख रहे हैं लगातार, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए आयोग के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी अपना ख्याल रखिए।